हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्टोरियन सफर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर्मों के न्याय चक्र से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जिस तरह अच्छे कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, ठीक उसी तरह बुरे कर्मों का दंड मिलना भी निश्चित है। साथियों, आज की कहानी एक बूढ़ी मां की है जिनका नाम सावित्री देवी था। सूरज ढल रहा था और वृद्धा सावित्री देवी अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर भूख और असहाय की छाया स्पष्ट झलक रही थी। 2 दिनों से उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। उनकी बहू पूनम दरवाजे के पास खड़ी थी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहू, अब तो कुछ खाने को दे दो, चाहे बासी हो या ताजा, कुछ भी दे दो। भूख से अब और सहा नहीं जाता। उनकी आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। पूनम ने क्रोधित होकर आंखें तरेरी और चिल्लाई, चुपचाप यहां बैठी रहो बुढ़िया, ज्यादा बोली तो वह भी नहीं मिलेगा। सावित्री देवी जमीन पर इस तरह बैठ गई जैसे भूख ने उनकी सारी इच्छाओं को छीन लिया हो। कुछ समय बाद पूनम रसोई से रात का बचा हुआ ठंडा चावल और नमक लेकर आई। उसने कटोरी को जमीन पर पटकते हुए कहा, ले बुढ़िया, खा ले। 70 साल की हो गई, लेकिन भूख अभी भी कम नहीं हुई। लगता है स्वर्ग जाने से पहले मुझे कंगाल करके ही मानेगी। सावित्री देवी ने उस खाने को इस तरह खाया जैसे किसी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन का थाल परोस दिया हो। उनकी भूख इतनी गहरी थी कि उन्हें उस बचे हुए चावल और नमक में भी स्वाद महसूस हो रहा था। यह देखकर पूनम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कटोरी उठाई और चावल को जमीन पर पटक दिया, लेकिन भूख से विवश सावित्री देवी जमीन पर गिरे उन चावलों को भी खाने लगी। तभी पूनम की सहेलियां वहां आ गईं। वे सभी संपन्न परिवारों की बिगड़ी हुई महिलाएं थीं। सावित्री देवी को जमीन पर गिरे चावल खाते हुए देखकर वे जोर जोर से हंसने लगीं। उनमें से एक ने कहा, अरे पूनम, अब तो भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी हो। यह नेक काम कब से शुरू कर दिया? पूनम ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अरे नहीं, ये मेरी सास है, गांव की अनपढ़ और गंवार औरत है, तभी तो जानवरों की तरह खा रही है। उसकी सहेलियों की खिलखिलाहट सावित्री देवी के आत्मसम्मान को भीतर तक चोट पहुंचा रही थी, लेकिन भूख ने उन्हें इतना मजबूर बना दिया था कि वे शांत मन से अपने चावल खाती रहीं। तभी उनमें से एक सहेली ने अपने बैग से एक सेब निकाला और उसे सावित्री देवी के सामने फेंक दिया। सावित्री देवी की आंखों में उस सेब को देखकर चमक आ गई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सहेलियों ने उसे खींच लिया। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। सहेलियां कभी वह सेब उनके पास ले जातीं तो कभी खींच लेतीं। उनकी ठहाकों की गूंज ने सावित्री देवी के टूटे हुए दिल को और अधिक पीड़ा दी। भूख ने सावित्री देवी को इतना विवश बना दिया था कि वे चुपचाप सहन करती रहीं। उनके लिए वह बचा हुआ चावल और नमक भी किसी पंचामृत से कम नहीं था, लेकिन सहेलियों की हंसी और अपमान का यह मंजर उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। पूनम की एक सहेली ने सेब को जमीन पर फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, अब खा ले इसे। सावित्री देवी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया। उनकी आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। यह दृश्य किसी भी दयालु व्यक्ति की आंखों में आंसू ला सकता था, लेकिन पूनम और उसकी सहेलियों के दिल पत्थर के हो चुके थे। पूनम और उसकी सहेलियां सावित्री देवी का मजाक उड़ाते हुए हंस हंस कर ठहाके लगा रही थीं। पूनम का व्यवहार ऐसा था जैसे वह इस अपमान से आनंद ले रही हो, लेकिन अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। पूनम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी सहेलियों की हंसी रुक गई और सबकी निगाहें पूनम पर टिक गईं। पूनम चौंक कर बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसकी एक सहेली के गाल पर भी एक थप्पड़ पड़ा और वह लड़खड़ाकर सीधे सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। दोस्तों, सामने खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी की बेटी प्रतिभा थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। पूनम डरते हुए प्रतिभा के पास गई और बोली, दीदी,
यह क्या व्यवहार है? आप घर के मेहमानों के साथ ऐसा कर रही हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? पूनम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रतिभा ने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में चिल्लाते हुए प्रतिभा बोली, शर्म नहीं आती भाभी, एक बूढ़ी और लाचार मां के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी मां से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी इंसान का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचोगी। प्रतिभा के गुस्से को देखकर पूनम की सहेलियां सहम गईं। उन्होंने तुरंत सावित्री देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से भाग खड़ी हुई। प्रतिभा सावित्री देवी के पास गई, घुटनों के बल बैठकर अपनी मां के कांपते हाथों को थामते हुए बोली, मां, क्या यह वही घर है जहां आपने सबका इतना ख्याल रखा था? क्या आपकी ममता का यही फर्ज निभाया जा रहा है? सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रतिभा ने पूनम की ओर देखते हुए कहा, भाभी, मान लिया कि मेरी मां ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या आप भूल गईं कि उन्होंने आपको अपनी बेटी से भी अधिक प्यार दिया? जब आपकी शादी हुई थी, मेरी मां ने आपको इतना मान सम्मान दिया कि आपको धरती पर पैर तक नहीं रखने दिया। याद है भाभी? सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत नहीं थी। मां अपनी तकलीफ भूलकर आपके उठने से पहले खुद चाय बना देती थी। उन्होंने आपको कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी और बदले में आपने उन्हें यह सिला दिया। प्रतिभा रोते हुए अपनी मां के गले लग गई। उसने अपनी मां के आंसुओं को अपने आंचल से पोंछने की कोशिश की, फिर कड़ी आवाज में बोली, अब और नहीं मां, अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं वादा करती हूं कि आपकी हर चोट का बदला लूंगी। सावित्री देवी एक सीधी सादी और ममता से भरी हुई महिला थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पति किशन लाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। इसी से उनका परिवार किसी तरह गुजर बसर करता था। समय के साथ बच्चे बड़े हुए और उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। बच्चों की हर जरूरत पूरी करने के लिए किशन लाल ने दिन रात मेहनत की। दुकान के अलावा वह रात में मजदूरी भी करते थे। सावित्री देवी ने घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना हर सपना बच्चों के भविष्य के लिए त्याग दिया। जब उनकी दोनों बेटियां शादी योग्य हुईं, तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और उनकी शादियां अच्छे घरों में कर दी, यह सोचकर कि बेटियों का घर बस जाएगा। वे बेटे के भविष्य और अपने बुढ़ापे का सहारा देखने का सपना देख रही थीं, लेकिन जैसे ही बेटे रवि की शादी हुई, सावित्री देवी और किशन लाल की जिंदगी में समस्याएं शुरू हो गईं। रवि ने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। घर और दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब भी किशन लाल के कंधों पर थी। एक रात जब किशन लाल काम से लौट रहे थे, तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह हादसा सावित्री देवी के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पति के बिना घर चलाना और बच्चों को संभालना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, लेकिन इससे भी बड़ा दर्द तब हुआ जब उनकी बहू पूनम धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा करने लगी। रवि ने किराने की दुकान को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि किशन लाल ने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा कार्य किया था जिसका राज्य केवल उनकी बेटियां प्रतिभा और माधवी को पता था। एक शाम सावित्री देवी अपनी खाट पर लेटी हुई थीं। उनका पोता धीरज एक प्लेट में पकौड़े लेकर उनके पास आया। उसने पकौड़े खाते हुए अपनी दादी से कहा, दादी, क्या आप खाओगी? यह बहुत स्वादिष्ट है। सावित्री देवी ने पकौड़ों को देखा तो उनके मन में खाने की लालसा जगी, लेकिन उन्होंने अपने पोते से कहा, नहीं बेटा, तू ही खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। धीरज ने बार बार कहा, दादी खा लो, लेकिन जब उन्होंने फिर मना कर दिया तो धीरज ने खुद एक पकौड़ा उनके मुंह में डाल दिया। सावित्री देवी ने आंखें बंद करके उस पकौड़े का स्वाद लिया। महीनों बाद उन्हें ऐसा कुछ खाने को मिला था। तभी पीछे से किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। सावित्री देवी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि पूनम गुस्से से तमतमा रही थी। धीरज डर के मारे वहां से भाग गया। पूनम ने सावित्री देवी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से नीचे गिरा दिया और चिल्लाई, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया, मेरे बेटे के पकौड़े छीन कर खाने की? अगर बीमार पड़ गई तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, बहू,
मैंने पकौड़ा नहीं खाया, वह तो धीरज ने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया था। पूनम का गुस्सा किसी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सावित्री देवी को पीटना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए वह बोली, तू कब से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई है और अब मेरे बनाए हुए नियम भी तोड़ने लगी है। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। उसने सावित्री देवी को खूब भला बुरा कहा और पीटा। उनके दर्द से निकली कराहों की आवाजें भी उसे रोक नहीं पाई। जब पूनम का गुस्सा शांत हुआ तो उसने कहा, आज पूरे दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब भुगत और याद कर कि पकौड़े का स्वाद कैसा होता है। सावित्री देवी जमीन पर पड़ी रहीं। उनका शरीर कांप रहा था और वे दर्द से कराह रही थीं। पूनम की मार से सावित्री देवी घंटों तक जमीन पर बेसुध पड़ी रही। उनका कमजोर शरीर इस अत्याचार को सहन करने में असमर्थ हो चुका था। कुछ देर बाद उनका पोता धीरज डरते डरते उनके पास आया। उसकी मासूमियत ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी दादी को पानी पिला सके। उसने उन्हें हल्के से उठाया और पानी पिलाया। जब सावित्री देवी को होश आया तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तू ठीक तो है बेटा? लेकिन डर के कारण धीरज वहां से तुरंत भाग गया। भय ने उसे इतना डरा दिया था कि वह अपनी दादी के पास रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सावित्री देवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर बैठ गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और मन में गहरा दर्द था। अब उनका दिन केवल आंगन में या खटिया पर बीतता था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सावित्री देवी अक्सर मक्खियों को उड़ाते हुए अपने अतीत को याद करती थीं कि जो घर कभी उनकी ममता और प्रेम से भरा हुआ था और उनका संसार था, वही घर आज उनके लिए जेल बन चुका था। उनका बेटा रवि, जो अपने पिता द्वारा बनाई गई दुकान चला रहा था, दिन में कई बार उनके पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी रुककर अपनी मां से उनका हालचाल नहीं पूछा। दोस्तों, पूनम का व्यवहार बड़ा ही अजीब था। जब सावित्री देवी की बेटियां घर आती तो वह अचानक विनम्र और सेवा भाव से भरी महिला बन जाती। वह सावित्री देवी की देखभाल करती, उन्हें साफ कपड़े पहनाती और तरह तरह के व्यंजन परोसती। लेकिन जैसे ही बेटियां अपने घर लौटती, पूनम फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट आती। वह दिन रात सावित्री देवी से काम करवाती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती। एक सुबह जब सावित्री देवी को पता चला कि उनकी छोटी बेटी प्रतिभा और बड़ी बेटी माधवी आने वाली हैं, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, चलो 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बेटियों के आने से शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरी ओर पूनम गुस्से में बड़बड़ा रही थी। इन लोगों को और कोई काम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर चली आती हैं। अब इनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। अगर मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को कहीं भेज देती। प्रतिभा के आने का समय शाम का था, लेकिन वह अचानक दोपहर में ही पहुंच गई। उसने अपने भैया भाभी को पहले से कोई खबर नहीं दी थी। उसका उद्देश्य सभी को आश्चर्य में डालना था। जैसे ही प्रतिभा ने घर में कदम रखा, उसने अपनी मां को आंगन में खटिया पर लेटा देखा। उनकी दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत अपनी मां के पास गई और उनके हाथ पकड़कर धीरे से बोली, मां, आप कैसी हैं? सावित्री देवी ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माहौल को हल्का करने के लिए प्रतिभा मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, कल दीदी भी आ रही हैं। पूनम ने चौंक कर पूछा, अरे वह क्यों? प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने जो संपत्ति हमारे नाम पर रखी थी, हम चाहते हैं कि वह सब भैया के नाम कर दी जाए। आखिरकार पापा की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली है और मां की देखभाल भी वही कर रहे हैं। प्रतिभा की बात सुनकर पूनम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस बुढ़िया को पालने का कुछ तो फल मिल रहा है। अब सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। पूनम ने मन ही मन प्रतिभा को धन्यवाद दिया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। सावित्री देवी ने प्रतिभा की बात सुनी और भीतर ही भीतर बेहद आहत हुई। उन्होंने सोचा, मेरी भोली बेटियां, काश वे मेरी आंखों में झांक कर मेरा दर्द समझ पाती। काश वे अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो चुप हूं, लेकिन अगर अब भी कुछ नहीं कहा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सावित्री देवी का मन इस बात पर उलझा था
कि उन्हें सच बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वह प्रतिभा को सब कुछ बता देंगी, लेकिन फिर ख्याल आया, अगर मेरी वजह से बेटियों की जिंदगी में कोई मुसीबत आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को जब सब सो रहे थे, तभी पूनम दबे पांव आई और सावित्री देवी को जगाकर बाहर चलने को कहा। डरते डरते सावित्री देवी उसके पीछे चल पड़ी। पूनम उन्हें रसोई में ले गई और वहां पहुंचते ही वह कसकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, बहुत आराम फरमा रही हो बुढ़िया। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। यह मार पिछली बार की तुलना में ज्यादा दर्दनाक होगी। पूनम की आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसने कहा, एक बार तुम्हारी बेटी अपने हिस्से की संपत्ति छोड़ दे तो मुझे यह नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे मत मारो। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। इस घटना के बाद सावित्री देवी ने अपने दिल का दर्द भीतर ही दबा लिया। वे अपनी बेटियों से कुछ नहीं कह पाईं। अगले दिन उनकी बड़ी बेटी माधवी भी घर आ गई। पूनम के चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। यह पहली बार था जब बहनों के आने पर वह इतनी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन सावित्री देवी जानती थी कि यह खुशी नकली है। उन्हें एहसास था कि माधवी के जाने के बाद पूनम उनके साथ और भी क्रूरता से पेश आएगी। फिर भी वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद माधवी ने कहा, भैया, हमने वकील से कागजात तैयार करवा लिए हैं, वह कल उन्हें लेकर आएंगे। यह सुनते ही सावित्री देवी से रहा नहीं गया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, यह सब करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया सोच समझकर ही किया होगा। उनकी बात सुनते ही रवि और पूनम ने गुस्से से उनकी ओर घूरा। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी प्रतिभा ने बीच में कहा, मां, पापा ने हम तीनों को हमेशा बराबर का प्यार दिया। उन्होंने जो भी किया हमारे लिए ही किया, लेकिन अब जब हम अपने घरों में खुश हैं तो इन चीजों की हमें जरूरत नहीं। भैया और भाभी ही इन सब के असली हकदार हैं। आखिरकार पापा की सारी जिम्मेदारियां भैया ने ही संभाली हैं और अब आपकी देखभाल भी वही कर रहे हैं। प्रतिभा की बात सुनकर रवि और पूनम खुश हो गए। वे दोनों मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। पूनम ने सोचा, एक बार यह बहनें अपनी संपत्ति छोड़ दें तो मैं इन्हें हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दूंगी। सुबह प्रतिभा और माधवी ने पूनम से कहा, भाभी, हम मां के लिए बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। पता नहीं फिर कब आना होगा, इसलिए इस बार मां के लिए पूरी व्यवस्था करके जाएंगे। और हाँ, 1 घंटे में हम वकील को लेकर भी लौटेंगे। यह सुनकर पूनम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इन बहनों से जल्द कागजों पर हस्ताक्षर करवा लूं ताकि यह घर पूरी तरह से हमारा हो जाए। जैसे ही दोनों बहनें घर से बाहर गईं, पूनम ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने अपना गुस्सा सावित्री देवी पर निकालना शुरू कर दिया। पूनम उनके पास गई, अपने हाथ में पनीर का एक टुकड़ा लिया और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, ले बुढ़िया, तुझे पनीर के पकड़े खाने का बहुत शौक है ना। देख कितना बड़ा पनीर का टुकड़ा लाई हूं, खा ले। इसके बाद उसने उस पनीर के टुकड़े पर ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर डाल दी और क्रोधित होकर बोली, अब खा इसे। सावित्री देवी ने झिझकते हुए कहा, बहू, इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती। मेरी बेटियां भी यहां नहीं हैं जो मुझे बचा लेंगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, बहू, एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिससे मैं 15 दिन तक बीमार रही। अब इतनी मिर्च से मैं मर जाऊंगी। अगर मर गई तो भी चलेगा, लेकिन अगर बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू, ऐसा अन्याय मत करो। अगर तुम्हें मुझसे इतना कष्ट है तो मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसे रोज रोज मुझ पर अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पूनम ने क्रोधित होकर कहा, जहर देने की हिम्मत होती तो कब की दे देती, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती। इसलिए जितने दिन तू जिंदा है तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू खुद मरने की दुआ मांगेगी। इसके बाद उसने पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती सावित्री देवी के मुंह में ठूंसने की कोशिश की। तभी पीछे से प्रतिभा और माधवी ने आकर पूनम को जोर से धक्का दिया। पनीर का टुकड़ा दूर जा गिरा। माधवी ने पूनम को जोर से तमाचा मारा और गुस्से में बोली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के साथ ऐसा सुलूक करने की? पूनम यह देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो माधवी? मैं तुम्हारी भाभी हूं, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माधवी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, भाभी, जो तुमने मेरी मां के साथ किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम है। तभी रवि वहां आ गया। उसने देखा कि माधवी अपनी भाभी को डांट रही है। पूनम ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, देखिए जी, आज यह बहनें छोटी होकर अपनी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। मैंने इनकी कितनी देखभाल की, लेकिन आज यह मुझे मार रही हैं। रवि ने गुस्से में माधवी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या करने आई हो? माधवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम अपनी मां के सम्मान के लिए यहां आए हैं। रवि ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, यह घर मेरा है और यहां अब सिर्फ मेरा और पूनम का हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अपनी मां को अपने साथ ले जाओ। और हां, मुझे पता है कि तुम लोग वकील के साथ मेरी दुकान पर गई थी। तुमने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी किसी चापलूसी की जरूरत नहीं। यह सुनकर प्रतिभा और माधवी हंस पड़ी। प्रतिभा ने कहा, भाई, आपको लगता है कि हमने अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है? असल में हम वकील के साथ इसलिए गए थे ताकि तुम्हारे और भाभी के खिलाफ अपनी योजना को सफल बना सके। हमें पता था कि तुम दोनों चालाकी करोगे, इसलिए हमने तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा किया। यह सुनकर रवि और पूनम चिंतित हो गए। प्रतिभा ने कहा, भाभी, आपको याद है वह दिन जब धीरज ने मां को पकौड़ा खिलाया था? उसी दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थीं। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि आप मां के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। उस समय मैंने माधवी दीदी को फोन किया और यह योजना बनाई कि आपको सबक सिखाया जाए। पूनम ने घबराते हुए पूछा, यह क्या योजना है? तुम लोग यहां क्या करने आए हो? प्रतिभा ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी, हम चाहते तो उसी दिन यहां आकर आपको बेनकाब कर देते, लेकिन इसमें उतना मजा नहीं आता। अब आपकी असलियत सभी को पता चलेगी। प्रतिभा ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा, वह दिन जब आपने मां को मारा था, उस समय मेरे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और आज आपके किए गए अत्याचार का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह दोनों सबूत आपको और भैया को जेल भिजवाने के लिए काफी हैं। माधवी ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तब हमने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था। हमें पता था कि जैसे ही हम जाएंगे आप मां के साथ दुर्व्यवहार करेंगी, और वही हुआ जैसा हमने सोचा था। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अपनी बेटियों की बातें सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, क्या सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? प्रतिभा ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं मां, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब बहू मुझे मारती थी तो मैं 2-2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उल्टियां होने लगती थीं। माधवी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मां, आपने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया? आप इतने अत्याचार सहती रहीं और चुप रहीं। सावित्री देवी ने धीरे धीरे कहा, बेटा, मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और अगर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाती? मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती थी। कांपती हुई आवाज में सावित्री देवी ने कहा, मैं तो फिर भी सह लेती थी, लेकिन उस दिन जब तुम्हारे भाई ने मुझे मारा तो मेरी रूह कांप उठी। उसने लोहे की बाल्टी से मेरे सिर पर मारा था। मुझे लगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। साथियों, अपनी मां की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। प्रतिभा ने कहा, मां, अब आपकी हर चोट का हिसाब होगा। हम इन दोनों को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि कोई और बेटा या बहू अपनी बूढ़ी मां के साथ ऐसा करने की सोच भी ना सके। माधवी ने पूनम और रवि की ओर घूरते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए जेल जाना ही होगा। अब तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतो। पूनम और रवि के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पूनम तुरंत प्रतिभा के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह सब हमारे लालच और गुस्से के कारण हुआ।
हम वादा करते हैं कि अब से माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बस हमें जेल मत भेजो। लेकिन माधवी ने सख्त स्वर में जवाब दिया, भाभी, जब आप माँ को पीटती थीं, तब क्या आपको यह ख्याल आया था कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं? माँ की हर चीख और आह आपके कानों में गूंजी होगी, लेकिन फिर भी आपने उन पर अत्याचार किया। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रतिभा ने दरवाजा खोला तो देखा पुलिस खड़ी थी। उसने पुलिस को अंदर बुलाया और कहा, यही वे लोग हैं जिन्होंने हमारी मां को प्रताड़ित किया। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी हैं। पुलिस ने पूनम और रवि को हिरासत में ले लिया। पूनम गुस्से और डर से चिल्लाते हुए बोली, दीदी, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब से मां का ध्यान रखेंगे। कृपया हमें जेल मत भेजो। लेकिन प्रतिभा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। पुलिस के जाने के बाद सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा, क्या अब सच में कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? प्रतिभा ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं मां, अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। अब आप इस घर में सम्मान और सुकून के साथ रहेंगी। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वे मुझे मारते थे तो मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगी। माधवी ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मां, अब आपको कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रतिभा और माधवी ने अपनी मां के लिए तुरंत एक सहायिका नियुक्त कर दी, जो हर समय उनकी देखभाल कर सके। उन्होंने यह भी तय किया कि वे हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी मां से मिलने आएंगी। पूनम और रवि को जेल की सजा हो गई। वहां उन्होंने अपने किए हुए अन्याय और अपराधों के लिए पश्चाताप किया। लेकिन जब वे अपनी सजा पूरी करके घर लौटे और मां से माफी मांगने आए तो सावित्री देवी ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, तुम दोनों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा और बहू अब मर चुके हैं। दोनों शर्म से सिर झुकाते हुए वहां से चले गए। अब सावित्री देवी अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने लगी। उनकी बेटियां और दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी जिंदगी में अब कोई डर या पीड़ा नहीं बची थी। साथियों, सावित्री देवी की यह कहानी केवल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। माँ बाप के बलिदान का कर्ज जन्म जन्मांतर तक नहीं उतारा जा सकता। इसलिए हमेशा माँ बाप की इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि उम्र के ऐसे मोड़ पर उन्हें धन दौलत से ज्यादा आपके प्यार और देखभाल की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।